की सेना ने नेटो देश पोलैंड से मिले T-72Mi टैंकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है। रूस के सैन्य अभियान को रोकने के लिए उसे हर तरह की मदद भी दे रहा है। और इसी बात से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। असल में यूक्रेन और पोलैंड के बीच करीब 550 किलोमीटर की सीमा है और रूस का आरोप है कि उसी के जरिए नेटो देशों के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं, जो उसके लिए घातक साबित हो रहे हैं। यही नहीं, नेटो से मिले हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन पिछले 93 दिनों से रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे पा रहा है। मतलब यह कि पोलैंड इस जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब नाराज पुतिन की नजरें यूक्रेन के बाद पोलैंड पर पड़ गई हैं। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुले शब्दों में पोलैंड को धमकी दे दी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सीधे तबाह करने की। कादिरोव की हमले वाली धमकी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर पोलैंड का है। मतलब यह कि अगर उन्हें छूट मिली तो उनके चेचन लड़ाके पोलैंड में भी वैसी ही बर्बरता दिखाएंगे जैसी उन्होंने यूक्रेन में दिखाई थी। 24 फरवरी को हमले के कुछ रोज बाद ही पुतिन ने कादिरोव को मारियोपोल जीतने के लिए जंग में उतार दिया था, जिसके बाद कादिरोव के बेरहम लड़ाकों ने शहर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। यूक्रेन की सेना से शहर को छीनने के चक्कर में कादिरोव के लड़ाकों ने वहां जमकर खून खराबा किया था। कई दिनों तक शहर पर बमों और मिसाइलों की बारिश की गई, जिसमें पूरा शहर बर्बाद हो गया। और अब वही कादिरोव पोलैंड को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें वो ये कहते नजर आए कि यूक्रेन का मुद्दा अब खत्म हो चुका है और अब उनकी दिलचस्पी पोलैंड में है। उन्होंने ये दावा किया कि अगर पुतिन उन्हें आदेश दें तो वो महज 6 सेकंड में पोलैंड को घुटनों पर ला सकते हैं। कादिरोव ने साफ कहा कि पोलैंड के लिए बेहतर होगा कि वो अपने हथियार और भाड़े के सैनिकों को वापस ले ले। और माना जा रहा है कि पोलैंड अगर जल्द ये कदम नहीं उठाता है तो रूस का अगला टारगेट वही होगा। लेकिन पुतिन के वफादार कादिरोव की इन धमकियों का पोलैंड पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। और ना ही नेटो का सदस्य पोलैंड यूक्रेन की मदद से पीछे हटने को तैयार है। और इसे दिखाने के लिए उसने यूक्रेन की सेना के लिए T-72M1 टैंकों की बड़ी खेप भेज दी, जिनके साथ जेलेंस्की के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास भी किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक एक सुनसान इलाके में पोलैंड से मिले एक टैंक में गोले भरते दिखाई दिए। इसके बाद उस टैंक को वहां से दूर ले जाया गया और फिर टारगेट पर निशाना साधकर गोला दाग दिया गया। टैंक से फायर होते ही गोले ने चंद सेकंड के अंदर ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद वहां धुएं का बवंडर उठता दिखा, जिसने आसपास के पूरे इलाके को ढक लिया। सिर्फ ये टैंक ही नहीं, बल्कि दावा तो यह भी किया गया कि पोलैंड ने कई दूसरे घातक हथियार भी यूक्रेन को दिए हैं, जो रूसी सेना के लिए काल साबित हो सकते हैं। असल में पुतिन ने यूक्रेन की जंग को जितना हल्के में लिया था, वो उतनी ही मुश्किल हो गई। और इसके पीछे की वजह है यूक्रेन को नेटो देशों से मिल रही मदद, क्योंकि इस सैन्य संगठन में शामिल देशों से मिल रहे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को नाको चने चबा दिए। यानी जिस यूक्रेन को वो हल्के में ले रहे थे, वो मदद मिलने के बाद इतना ताकतवर हो गया कि उसने पुतिन और कादिरोव की नाक में दम कर दिया। खबर तो ये भी है कि इस जंग में बड़ी संख्या में कादिरोव के लड़ाके मारे जा चुके हैं। रूस का आरोप है कि नेटो देशों से मिलने वाले सारे हथियार पोलैंड के रास्ते ही यूक्रेन पहुंच रहे हैं और इसी वजह से पोलैंड रूस को फूटी आंख नहीं सुहाता। लेकिन पोलैंड पर हाथ डालने का मतलब होगा नेटो के साथ जंग छेड़ना, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद रूस पर नेटो देश कहर बनकर टूटेंगे, जो दुनिया में तबाही ला देगा। लद्दाख में हुए हादसे में 7 सैनिकों की जान चली गई। लद्दाख में सेना का एक ट्रक खराब मौसम की वजह से नदी में गिर गया, जिसमें सवार 7 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 19 जवान घायल हो गए। सीबीआई ने दिल्ली में वीजा रिश्वत के आरोपों में घिरे कार्ति चिदंबरम से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ की। पटना में आरजेडी नेता मीसा भारती और फैयाज अहमद ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के साथ 3 महीने से ज्यादा वक्त से जंग लड़ रहे रूस ने अब 50 साल पुराना T-62 टैंक मैदान में उतार दिया। बताया गया कि रूस ने सोवियत संघ के दौर के टैंकों की एक बड़ी खेप यूक्रेन भेजी।
जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और उस वीडियो में एक ट्रेन कई T-62 टैंक लेकर जाती दिखाई दी। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने 50 साल पुराने ये टैंक मेरिटोपोल शहर में पहुंचाए। यानी पुतिन अब अपने उन हथियारों को जंग के मैदान में उतार रहे हैं जो उनकी सेना के गोदामों में पड़े पड़े जंग खा रहे थे। यूक्रेन की जंग में T-90 जैसे आधुनिक टैंक का इस्तेमाल करने वाला रूस अब 50 साल पुराने T-62 टैंक के भरोसे हो गया और दावा किया गया कि रूसी सेना या तो खुद इनका इस्तेमाल करेगी या फिर पूर्वी यूक्रेन में चल रही जंग में लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों को ये टैंक दे दिए जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस को अपने हथियारों के जखीरे से इतने साल पुराने टैंक को लाकर जंग में उतारना पड़ा? दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो गई? तो इसके पीछे की वजह यह बताई गई कि यूक्रेन के साथ जंग में सबसे ज्यादा चोट रूसी सेना के टैंकों को ही पहुंची है। यूक्रेन की सेना की तरफ से कई बार यह दावा किया गया कि उसकी जमीन रूस की सेना के टैंकों की कब्रगाह साबित हो रही और 3 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग की जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने कई बार इसकी गवाही भी दी। यूक्रेन की सेना ने कई बार ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें रूस के टैंकों का काफिला तबाह होता दिखाई दिया। यही नहीं, यूक्रेन की तरफ से तो रूस के सबसे ताकतवर T-90 टैंकों को भी धराशायी करने का दावा किया गया, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से ऐसे हथियार मिले जिन्हें टैंकों का काल माना जाता है। यानी ये ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पलक झपकते ही टैंकों का खात्मा कर सकते हैं। और इन्हीं हथियारों की मदद से यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंकों का जमकर शिकार किया। अमेरिका से मिले स्विच ब्लेड ड्रोन और फीनिक्स घोस्ट ड्रोन ने तो रूस के टैंकों पर ऐसा कहर बरपाया कि पुतिन की सेना की नींद ही उड़ गई। बताया गया कि ऐसे घातक आत्मघाती ड्रोन की मदद से यूक्रेन की सेना ने जंग में सैकड़ों रूसी टैंकों को निशाना बनाया। यही नहीं, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली जैवलिन मिसाइल ने भी पुतिन के ताकतवर टैंकों को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस की सेना के पास टैंकों की कमी हो गई। यानी यूक्रेन के साथ जंग में उसके बेहतरीन हथियार बताए जा रहे टैंकों ने ही उसका साथ छोड़ दिया। जिसके बाद रूस ने टैंकों के उस बेड़े की तरफ नजर डाली जो रिटायर किए जा चुके हैं। 1960 के दशक में पहली बार इस्तेमाल में आए T-62 टैंकों की एक बड़ी खेप रूसी सेना ने डॉनबास की जंग लड़ने के लिए भेज दी। जिसके बाद ही ये सवाल उठे कि क्या रूसी सेना के पास टैंकों की भारी कमी हो गई है? अगर यूक्रेन के दावे को माने तो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के मुताबिक उसने इस जंग में अब तक रूस के करीब 1300 टैंकों को मार गिराया, जो कि काफी बड़ी संख्या है। हालांकि रूस की तरफ से यूक्रेन के इस दावे को कई बार नकार दिया गया, लेकिन अब जिस तरह से रूसी सेना 50 साल पुराने टैंकों को यूक्रेन के साथ जंग में उतारती दिख रही है, माना जा रहा है कि वो टैंकों की कमी से जूझ रही है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के मामले में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। प्रिविलेज कमेटी ने इसके साथ ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर और बायखला जेल के एसपी को भी तलब किया है। सभी अधिकारियों को कमेटी ने 15 जून को दोपहर 12:30 बजे पेश होने को कहा है। प्रिविलेज कमेटी के सामने नवनीत राणा ने इन अधिकारियों पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया था। उधर खबर है कि यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की की सेना ने इलेक्ट्रिक बाइक की मदद से रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन ने इस बाइक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकती है और उबड़ खाबड़ रास्तों के साथ ही इसे घने जंगलों के बीच से भी ले जाया जा सकता है। इसी वजह से ये रूसी सेना पर स्नाइपर हमलों में यूक्रेन के लिए बेहद मददगार साबित हुई और जंग आगे बढ़ने के साथ ही इसमें सैनिकों की सुविधा के लिए बदलाव भी किए गए, जिसके बाद जेलेंस्की के लड़ाके इसकी मदद से अमेरिका और दूसरे देशों से मिले आधुनिक और हल्के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को भी आसानी से जंग के मोर्चे पर पहुंचाने लगे, जिनकी मदद से किए गए हमलों में यूक्रेन ने रूसी सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह करने का दावा किया। यही नहीं, यूक्रेन अलग अलग इलाकों में रूसी सेना के ठिकानों की निगरानी के लिए भी इन बाइकों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, जिसकी वजह से दुश्मन को भनक लगे बिना यूक्रेन के सैनिक इनकी मदद से आसानी से गश्त कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक बाइक दूसरी बाइकों की तरह गर्म भी नहीं होती, ऐसे में दुश्मन के थर्मल इमेजिंग सिस्टम को भी इनकी मौजूदगी का पता नहीं चल पाता। यही नहीं, दुश्मन की नजर से बचने के लिए इन बाइकों से लाइट और मिरर को हटा दिया गया। इसके साथ ही इनमें सैनिकों के लिए मोबाइल फोन और दूसरे गैजेट चार्ज करने की भी सुविधा दी गई है। ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। एनसीबी को क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और उसने अपनी चार्जशीट में आर्यन समेत 6 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। के खिलाफ एविडेंस पर्याप्त नहीं था तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत दी और रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर किसी भी तरह की सरकारी कार्रवाई पर रोक लगा दी। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने सांसद नवनीत राणा के बाद उनकी पूरी हाउसिंग सोसाइटी को एक नोटिस भेजा और वहां के सभी मकानों में अवैध निर्माण होने का शक जताते हुए ऑडिट करवाने की बात कही। इस बीच अमेरिकी वेबसाइट डेली बीस्ट ने दावा किया कि चेचन कमांडर रमजान कादिरोव चेचनिया के लोगों को जबरन जंग में लड़ने के लिए भेज रहे हैं। वेबसाइट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग लंबी खिंचती जा रही है और इसी वजह से पुतिन को बड़े पैमाने पर सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। कहा जाता है कि ऐसे हालात में उनकी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो उनके बेहद खास रमजान कादिरोव ही हैं, जो कि पुतिन के एक आदेश पर कहीं भी तबाही मचाने के लिए तैयार रहते हैं। जंग में उन्होंने अपने खूंखार चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की जमीन पर भेज दिया। कादिरोव के लड़ाके 3 महीने से ज्यादा वक्त से रूसी सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहे हैं। दावा किया जाता है कि जंग में रूस के सैनिकों के साथ साथ कादिरोव के लड़ाके भी बड़े पैमाने पर मारे गए, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों के हमलों का जवाब देने के लिए पुतिन की सेना में सैनिकों की कमी होती जा रही है। और पुतिन के साथ साथ रमजान कादिरोव के लिए बड़ी परेशानी यह है कि जंग अभी और कितने दिनों तक चलेगी इसका कुछ पता नहीं। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक कादिरोव पुतिन की इसी मुश्किल का हल निकालने में जुटे हैं और इसके लिए वो अपने ही लोगों को जबरन जंग के मैदान में उतार रहे हैं। आरोप है कि चेचनिया के लोगों को पहले अगवा किया जाता है और फिर उन्हें जबरन यूक्रेन के साथ चल रही भीषण जंग में लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। यही नहीं, आरोप यह भी है कि यूक्रेन जाकर जंग लड़ने से इनकार करने वाले लोगों को आपराधिक मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई। इसके साथ ही उनसे कागजों पर दस्तखत भी लिए गए ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और ऐसा करके कादिरोव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूसी सेना के साथ मिलकर चेचन लड़ाके यूक्रेन को हराने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। क्योंकि रमजान कादिरोव जंग की शुरुआत से ही चेचन लड़ाकों की तारीफों के इतने पुल बांध चुके हैं मानो वो अकेले ही युद्ध लड़ रहे हों। मारियोपुल हो या फिर डॉनबास के इलाके, कादिरोव ने हमेशा ये जताने की कोशिश की कि उनके लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों को बुरी तरह खदेड़ रहे हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई उसकी माने तो यूक्रेन के साथ जंग में कादिरोव खुद बुरी तरह फंस चुके हैं। दावे के मुताबिक उनके सैकड़ों चेचन लड़ाके जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पुतिन के आदेश को मानना उनकी मजबूरी है। ऐसे में वो जबरन चेचनिया के लोगों को युद्ध में उतार रहे हैं। यही नहीं, वो अपने लोगों को लालच भी दे रहे हैं कि जो जंग में खुद जाएगा उसे 3 लाख रूबल यानी भारतीय रुपयों में करीब 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कुछ रोज पहले ही कादिरोव ने यह आशंका भी जताई थी कि यूक्रेन के साथ जंग को जीतना आसान नहीं है। यानी कादिरोव को भी अंदाजा हो गया कि जंग अगर और लंबी खिंची तो ये उनके लिए भारी पड़ेगा। वेबसाइट के मुताबिक इसी वजह से रमजान कादिरोव यूक्रेन में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए अपने लोगों को जबरन वहां भेज रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब सोमवार 30 मई को दोनों पक्षों को सर्वे की वीडियोग्राफी और तस्वीरें दी जाएंगी। शुक्रवार को तकनीकी खामियों की वजह से रिकॉर्ड तैयार नहीं हो पाया। आज और कल कोर्ट की छुट्टी है। ऐसे में अब सोमवार को मामले की अगली सुनवाई के दिन दोनों पक्षों को अब तक के सर्वे में की गई वीडियोग्राफी की सीडी और तस्वीरें मुहैया कराई जाएंगी। 30 तारीख को सोमवार के दिन, जिस दिन तारीख पड़ी हुई है ये जो मुकदमे की, उस तारीख में ही जो है उन्होंने कहा कि कोर्ट में आइएगा। वहीं कोर्ट मुकदमा सुनवाई के बाद उसके बाद जितने पक्षकार होंगे, अधिवक्ता होंगे, उन लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के न मिलने का कारण है कि टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये जो है पूरी तैयारी न्यायालय का नहीं हुआ है। और उधर ज्ञानवापी और कुतुब मीनार मामले में चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में अब तक एक नई याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि देश भर में 100 साल से पुरानी सभी मस्जिदों का पुरातत्व विभाग से सर्वे कराया जाए। इसके साथ ही ये मांग की गई है कि इन मस्जिदों में वुजू के लिए बने तालाबों को भी बंद करवा देना चाहिए। याचिका को फिलहाल सुनवाई के लिए नहीं लिया गया है। और उधर ज्ञानवापी मुद्दे पर आगे की रणनीति के लिए जमीयत उलेमाए हिंद की आज से अहम सभा होने जा रही है। 2 दिनों तक चलने वाली ये सभा यूपी के देवबंद में होगी। सभा में ज्ञानवापी के साथ ही कुतुब मीनार समेत कई और मामलों की भी रणनीति पर चर्चा होगी। आज से शुरू होने वाले सम्मेलन में देश भर के करीब 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी हिस्सा लेंगे। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की बारूदी सुरंगों को नष्ट करते दिखाई दिए। यह ऑपरेशन यूक्रेन के खार्किव इलाके में किया गया, जहां आरोप है कि यूक्रेन के जवानों ने कई इलाकों में लैंडमाइंस बिछाई थी, जिनका पता लगाने के बाद पुतिन के जवान टैंक से उस जगह पहुंचते दिखाई दिए
और इसके बाद वो वहां बिछी कई बारूदी सुरंग को डिफ्यूज करते नजर आए। हालांकि कुछ लैंडमाइन को नष्ट करने में मुश्किल हुई तो उनको रूस के सैनिकों ने लंबे तार के सहारे जोड़कर तबाह कर दिया। इस दौरान वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं रूस का इल्जाम है कि यूक्रेन ने खार्किव में इसी तरह से कई जगहों पर 40 से ज्यादा बारूदी सुरंग लगाई हैं, जिनको नष्ट करने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आय से ज्यादा संपत्ति केस में ओम प्रकाश चौटाला को सजा हो गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई। टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या में शामिल रहे दोनों आतंकियों को सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में 24 घंटों के अंदर ही ढेर कर दिया। गुजरात के कच्छ में मुंद्रा बंदरगाह पर एक कंटेनर से 500 करोड़ रुपए के ड्रग्स मिलने का दावा किया गया। वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के बम को डिफ्यूज करते दिखाई दिए। यह ऑपरेशन यूक्रेन के बुचा में किया गया, जहां आरोप है कि रूस की सेना ने कई इलाकों में खतरनाक बम जमीन के नीचे छिपाकर रखे थे, जिनका पता लगाने के बाद यूक्रेन के सैनिक उन्हें नष्ट करने पहुंचे। ये बम इतने खतरनाक थे कि डिफ्यूज करने पर जबरदस्त धमाका हुआ और वहां कुछ देर तक धुएं का गुबार छाया रहा। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने बुचा के कई इलाकों में इसी तरह बम बिछा रखे हैं, जिससे वहां के लोगों को जान का खतरा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम इस दौरान सुबह राजकोट के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचेंगे और राजकोट में ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को पीएम मोदी महात्मा मंदिर जाएंगे। गांधीनगर में सहकारी संस्थानों के प्रमुखों को संबोधन के साथ ही पीएम इफ्को में नए संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। इस बीच खबर है कि यूक्रेन रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की कब्रगाह बन चुका है। दावा है कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस की सेना के कई हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो चुके हैं। जबकि पुतिन की सेना को यह भरोसा था कि वो अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कहा जा रहा है कि रूसी सेना के कई हेलीकॉप्टर एक के बाद एक हवा में ही मार गिराए गए। ब्रिटेन में युद्ध पर रिसर्च करने वाली एक संस्था के मुताबिक रूस ने अब तक अपने 42 लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस जंग में खो दिए हैं। यानी जिन हेलीकॉप्टरों से रूस ने कई उम्मीदें पाल रखी थीं, वो धरी की धरी रह गईं। बताया गया कि इसके पीछे कई वजह रहीं, जिनमें सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि यूक्रेन ने पहले से ही ज्यादातर इलाकों में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे, जिसकी वजह से वो जैसे ही यूक्रेन के आसमान में उड़ते दिखाई दिए, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। और दावा तो यहां तक किया गया कि यूक्रेन जंग में रूस ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को तैनात करने की रणनीति में भी भारी भूल की। बताया गया कि रूसी सेना ने ज्यादातर उन्हीं इलाकों में अपने हेलीकॉप्टर भेजे जहां वो आसानी से यूक्रेन का शिकार बन गए, जिनमें रूस के का-52 और मी-28 जैसे घातक हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे, जिनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में होती है। दावा किया जाता है कि मी-28 का बाहरी हिस्सा इतना मजबूत होता है कि किसी राइफल की गोली तो क्या, आरपीजी या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के हमले का भी उस पर कोई असर नहीं होता। वो आरपीजी जिससे छूटने वाला ग्रेनेड करीब 400 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलकर टैंक को भी तबाह करने की काबिलियत रखता है। मतलब ये कि रूस के बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन में नहीं चल पाए, ऐसा दावा किया गया। जानकारों के मुताबिक इसकी एक और अहम वजह यह रही कि रूस के ज्यादातर जंगी हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण आसानी से यूक्रेन की सेना के निशाने पर आ गए। इसके अलावा बताया गया कि तुर्की से यूक्रेन को मिले बारकताश TB2 ड्रोन ने भी रूस का खेल काफी हद तक बिगाड़ दिया, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे घातक ड्रोन में की जाती है। रूस के ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर न केवल दुश्मन की सेना पर हमला करने के लिए काम आते हैं, बल्कि इनके जरिए जंग लड़ रही सेना तक खाने पीने का सामान और दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचाई जाती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ गईं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए समन्स भेजे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारवार में पनडुब्बी INS खंडेरी का मुआयना किया और इसकी खूबियों की तारीफ भी की। मोहाली कोर्ट ने पंजाब के बर्खास्त मंत्री विजय सिंगला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रोपड़ जेल भेज दिया। उत्तराखंड के चंपावत में मंगलवार को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां रोड शो निकाला। पूर्वी दिल्ली के प्रियदर्शनी विहार इलाके में मक्कड़ अस्पताल की 4थी मंजिल पर आग लग गई, जिसे दमकल की 4 गाड़ियों ने किसी तरह बुझाया।
पुतिन के दोस्त और रूस के पड़ोसी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एक ऐलान ने यूक्रेन की जंग की आग में घी डालने का इशारा कर दिया। लुकाशेंको ने ऐलान किया कि वो एक मिलिट्री कमांड बना रहे हैं और तो और अपनी सेना को यूक्रेन के बॉर्डर पर भी भेजने वाले हैं। हालांकि इससे ज्यादा उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन राजधानी मिन्स्क में सेना के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक में लुकाशेंको ने साफ कर दिया कि वो बटालियन टैक्टिकल ग्रुप को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करने जा रहे हैं। बटालियन टैक्टिकल ग्रुप में बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों से लैस सैनिकों की पैदल टुकड़ी होती है। वैसे बेलारूस का ऐलान हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि वो इकलौता ऐसा देश है जो यूक्रेन की जंग छिड़ने से पहले से ही रूस के साथ खड़ा है और यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को अपनी जमीन तक मुहैया करा रहा है। बेलारूस से रूस यूक्रेन पर रॉकेट अटैक भी कर रहा है और 24 फरवरी को उसकी सेना ने बेलारूस से भी यूक्रेन के उत्तर में धावा बोला था। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपावत में चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के यहां से उम्मीदवार हैं और 31 मई को यहां पर वोट डाले जाएंगे। वहीं यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा के पास मिलिट्री ड्रिल करके वहां के राष्ट्रपति लुकाशेंको को अपनी सेना का दम दिखाया और सबूत के तौर पर उसने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक अपनी सीमा में घुसपैठ होने पर घातक हथियारों की मदद से दुश्मन को खदेड़ने का अभ्यास करते दिखाई दिए। इस दौरान यूक्रेन के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर बेहद तेज रफ्तार से एक तरफ बढ़ते नजर आए। इसके बाद हमले के लिए तय जगह पर पहुंचते ही उन्होंने वहां असली जंग की तरह गोलाबारी शुरू कर दी। असल में जब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यूक्रेन की सीमा के पास अपनी सेना तैनात करने का ऐलान किया था, तब से यूक्रेन भड़का हुआ है और इस ड्रिल के जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी सीमा पर बुरी नजर डालने वालों को वो नेस्तनाबूद कर देगा। राजस्थान कांग्रेस में फिर मतभेद सामने आ गए। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने सीएम के मुख्य सचिव पर सभी विभागों में दखल देने का आरोप लगाया और अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक्स करवाने से खेल मंत्री दबाव में है। दिल्ली के छतरपुर में एक रसोई गैस सिलेंडर में धमाका हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। इस बीच खबर है कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में अपने सबसे शक्तिशाली रडार नेबो-टी की ताकत दिखाई, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि यह ऑपरेशन किस जगह हुआ, लेकिन इस मिलिट्री ऑपरेशन में जिस आधुनिक नेबो-टी रडार को शामिल किया गया, दावा है कि वो 600 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुश्मनों का पता लगा लेता है और रडार को चकमा देने में माहिर अमेरिका के F-35 और F-22 स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी इसकी नजर से नहीं बच सकते। मतलब ये कि यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच जंग का अखाड़ा बन गया। दोनों देश एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने आधुनिक और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। असल में अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए जर्मनी में अपने 8 खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं और ऐसे में रूस ने नेबो-टी रडार की ताकत बताकर यह दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका के विमान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पुणे मंदिर में बाहर से दर्शन करने पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पवार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज ठाकरे ने सही कहा था कि शरद पवार नास्तिक हैं। वहीं एनसीपी ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा कि शरद पवार ने नॉनवेज खाना खाया था और इसीलिए वो दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं गए और बाहर से ही दर्शन किया। उधर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मौजूद डॉनबास पर नजर गड़ाए बैठे रूस ने एक इलाके में रॉकेट की ताबड़तोड़ बारिश कर दी, जिसका वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रात के अंधेरे में डॉनबास के आसमान में रॉकेट ही रॉकेट नजर आए। रूस ने डॉनबास में तैनात यूक्रेन के सैनिकों पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे, जिस वजह से कुछ देर बाद आसमान को देखकर ऐसा लगा मानो वहां आतिशबाजी हो रही हो। जहां तक नजर गई सिर्फ रॉकेट दिखाई दिए। वीडियो ने ही यह साफ कर दिया कि जिस तरह से वहां रात भर रॉकेट की बारिश होती रही, यूक्रेन के सैनिकों और नागरिकों के लिए कैसे हालात रहे होंगे। हिंसा केस में आरोपी शाहरुख के जेल से बाहर आने के बाद विवाद हो गया। दिल्ली हिंसा में पुलिस जवानों पर पिस्तौल तानने वाला शाहरुख पैरोल मिलने पर अपने घर पहुंचा तो उसके पड़ोसियों ने उसका स्वागत किया, जिस पर विवाद हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से उनके आवास पर मुलाकात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 2 दिनों तक चलने वाले भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले दिखाई दिए। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें रात के अंधेरे में दागे गए रॉकेट आग उगलते नजर आए। वहीं जैसे ही रॉकेट से हमले शुरू हुए उनकी तेज आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी सेना पर कई हमले किए। यही नहीं, उसने इस हमले में पुतिन की फौज को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया। हालांकि हमले किस इलाके में किए गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसकी शुरुआत रामलला के गर्भगृह के निर्माण से शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक 1 जून से मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस दौरान निर्माण कार्य से पहले शिला पूजन होगा जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इस दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन में भूमिका निभाने वाले संत समाज के लोगों के साथ ही कई राजनेता भी मौजूद रहेंगे। उसकी शुरुआत गर्भगृह से होगी। 1 तारीख हम सब लोग रहने वाले हैं, हम भी रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं, हम भी रहने वाले हैं। ये सब काम होने वाला है। काशी के अंदर जूझ रहे हैं, वहाँ भी विजय प्राप्त ही हो गई है और मथुरा की ओर चलना है, वहाँ के भी विजय प्राप्त करनी है। इस बीच जंग का चौथा महीना शुरू होने के बाद पश्चिमी मीडिया दावा करने लगी है कि पुतिन ये जंग बुरी तरह हारने वाले हैं। कई अखबारों ने स्वीडन के एक अर्थशास्त्री का बयान प्रमुखता से छापा है। एंडर्स नाम के ये अर्थशास्त्री रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की सरकारों के आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। और अब एंडर्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन की जंग रूस बुरी तरह से हारने वाला है। उनका दावा है कि पिछले 3 महीने भले ही जंग यूक्रेन में चल रही हो, लेकिन तबाही रूस की भी कम नहीं हुई। 24 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो यूक्रेन की राजधानी कीव भी रूस के निशाने पर थी। तेजी से फौज कीव की तरफ बढ़ रही थी। कई हफ्तों तक राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलों से बम बरसाए जाते रहे। रूस की फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता बेलारूस के रास्ते कीव की तरफ भी बढ़ता रहा, लेकिन आखिरकार राजधानी कीव पर कब्जे का प्लान भूलकर रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर ही जोर लगा दिया। यहां तक कि कीव की तरफ बढ़ रहा रूस की फौज का दस्ता भी दक्षिण की तरफ चला गया। दावा यह है कि रूस की जनता में भी यूक्रेन के ऑपरेशन पर बड़ा गुस्सा है, जिसकी बहुत बड़ी वजह धीमी चल रही जंग और रूस का बड़े पैमाने पर हो रहा नुकसान तो है ही, जंग के कारण रूस पर आया आर्थिक संकट भी है। अर्थशास्त्री एंडर्स मानते हैं कि आर्थिक प्रतिबंधों के कारण रूस को इस जंग में बहुत बड़ा झटका लगा और उसने 1991 के बाद से अब तक जो कुछ भी बनाया था वो इन 3 महीनों में गंवा दिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस को मिल रहे झटकों से वहां की जनता में ही नहीं बल्कि रूस की सरकार में भी जबरदस्त गुस्सा और झुंझलाहट है। लोगों के निशाने पर पुतिन है। दावा यह किया गया है कि रूस के लिए इस जंग में एक शर्मनाक हार तो होगी ही, आर्थिक तौर पर भी रूस घुटने टेक देगा। अनुमान यह जताया गया कि इस जंग का नतीजा सामने आने के बाद पुतिन को ही उनके देश की दुर्दशा की पूरी जिम्मेदारी भी लेनी होगी, जिसका मतलब यह है कि रूस में उनके राजनीतिक जीवन का पूरी तरह अंत हो सकता है। एंडर्स का मानना है कि ज्यादा जमीन पाने के लालच में पुतिन की सेना का यह ऑपरेशन एक नाकाम और शर्मनाक प्रयोग साबित होगा। महबूबा मुफ्ती अमरीन भट्ट के घर पहुंची। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बडगाम आतंकी हमले में मारी गई टीवी कलाकार अमरीन भट्ट के परिवार से मुलाकात की। दिल्ली के दरियागंज में एक आदमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में शुरू हुए भारत ड्रोन महोत्सव के दौरान एस्टेरिया एरोस्पेस कंपनी ने उद्योग क्षेत्र में सुरक्षा, निगरानी और निरीक्षण में काम आने वाले ड्रोन की प्रदर्शनी लगाई। देश के हर कोने में ड्रोन होना चाहिए। रूस के मीडिया में एक बार फिर यूरोप को परमाणु हमले की धमकी दी गई। वहां एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में रूस के एक सांसद जर्मनी के चांसलर पर टूट पड़े, वो भी ऐसे कि उन्होंने परमाणु बम जलाने की चेतावनी दे डाली। और तो और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज को सीधी धमकी तक दे दी गई कि अगर रूस की शर्तें नहीं मानी गईं तो रूस उन्हें मनवाने पर मजबूर कर देगा। Если вы нас заставите реально применять ядерное оружие, у нас другого выхода не будет। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के सदस्य ने 2 टूक कहा कि जर्मनी जैसे यूरोप के देश अमेरिका की आड़ में ज्यादा उड़े नहीं, क्योंकि जब रूस उन पर परमाणु बम गिराएगा तो अमेरिका उन्हें बचाने नहीं आने वाला। Но я сильно сомневаюсь, когда вам туда прилетит, ублюдки,
то Соединенные Штаты тоже быстрее давай атаковать Российскую Федерацию. रूस के सांसद ने यह भी दोहराया कि ये जंग यूक्रेन के खिलाफ नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के खिलाफ है, इसलिए वो अपनी हद में रहें। उधर अपने देश में बिगड़े हालात के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर धारा 370 का राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को संबोधन के दौरान कहा कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ बातचीत के जरिए सुलझ सकता है और इसके लिए भारत को 370 हटाने के फैसले को रद्द कर देना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए भारत की जिम्मेदारी है कि 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और गैर कानूनी इकदामात को खत्म करे ताकि बामकसद बातचीत से जम्मू और कश्मीर समेत तमाम मुतनाज़ा अमूर को हल करने की तरफ ठोस पेशरफ्त हो। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने अपने बेहद खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V का इस्तेमाल करने का दावा किया। और जो वीडियो रूसी फौज की तरफ से जारी किया गया उसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V एक सुनसान इलाके में तैनात दिखा, जबकि एक रूसी जवान मिसाइल हमले की तैयारी करता नजर आया। सैनिक ने सबसे पहले रडार की मदद से अपने टारगेट की पहचान की और फिर उसके बाद उसने दुश्मन पर मिसाइलें दागनी। रूस ने दावा किया कि उसने अपने मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि उसने ये हमले किस इलाके में किए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। लेकिन जिस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम S-300V से उसने हमले का दावा किया उसकी गिनती दुनिया के बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में की जाती है। ये दुश्मन के लड़ाकू विमान और उसकी मिसाइलों को पलक झपकते ही ढेर कर सकता है। यही नहीं, इसके जरिए अलग अलग तरह की छोटी बड़ी मिसाइलें दागी जा सकती हैं जो 100 किलोमीटर दूर के दुश्मन को भी तबाह करने की क्षमता रखती है। श्रीनगर में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। दिल्ली में सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन पहुंचे, जहां उन्हें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर घायल कर दिया। रूस के खिलाफ जंग के मैदान में विदेशी लड़ाकों ने भी बाजुएं चढ़ा ली, जिसका एक वीडियो सामने आया। हालांकि ये नहीं पता चला कि यूक्रेन के किस इलाके में विदेशी लड़ाकों का रूस की फौज से आमना सामना हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के लड़ाकों ने रूस के खिलाफ युद्ध में उतरने का फैसला किया। जो कि सामने आए वीडियो में दिखा भी, उसमें सेना की यूनिफॉर्म में कुछ लड़ाके घातक हथियारों के साथ जंगल के बीच से गुजरते नजर आए। दुश्मन से छिपते छिपाते वो लड़ाके खुद को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि खतरा उनके लिए भी कम नहीं था। उनकी जान भी जोखिम में थी, क्योंकि रूस के फौजियों की तरफ से भी लगातार उन्हें अपने टारगेट पर लिया जा रहा था। लेकिन मैदान में उतरने के बाद वो आगे बढ़ते चले गए और वहां मौजूद रूसी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी पर एंटी टैंक हथियार से हमला बोल दिया। वीडियो में दिखा कि इस हमले के बाद रूसी सैनिकों ने अपनी गाड़ी के साथ वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। उन पर कई हमले किए गए। आसमान से ली गई तस्वीरों में रूस की उस बख्तरबंद गाड़ी से बाद में धुआं उठता नजर आया। बताया गया कि विदेशी लड़ाकों के इस हमले में रूस की वो गाड़ी पूरी तरह तबाह हो गई। वहीं दिल्ली में 28 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 28 करोड़ की कोकीन के साथ युगांडा के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी पेट में 19 किलो कोकीन छिपाकर लाए थे। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने 3 लोगों को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के पास से 5.5 किलो हेरोइन जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से संबंध के आरोप में एक व्यक्ति को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में रूस को मात देने के लिए तुर्की ने यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए ईरान में अफगान लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी। तुर्की का यह अफगान प्लान रूस के सीरिया प्लान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत रूस सीरिया के लड़ाकों को यूक्रेन की जंग में उतारने की तैयारी कर चुका है। असल में सीरिया के साथ रूस की अच्छी दोस्ती है और जब सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था तो वहां की बशर अल असद की सरकार की रूस ने मदद की थी।
मदद के तौर पर रूस ने सीरिया के विद्रोहियों से लड़ने के लिए अपने लड़ाकों को वहां भेज दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद रूस ने अपने उन लड़ाकों को वापस बुलाने का मन बना लिया। बाकायदा इसके लिए रूस एक कानून भी पास कर चुका है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में सीरिया के लड़ाके भी जंग में यूक्रेन की सेना के दांत खट्टे करेंगे। खबर है कि रूस के इसी सीरिया प्लान के जवाब के तौर पर नेटो देश तुर्की ने अफगान प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत तुर्की ने ईरान में अफगान लड़ाकों की भर्ती शुरू कर दी, जो आने वाले दिनों में जेलेंस्की की सेना के साथ मिलकर रूसी सेना से दो हाथ करेंगे। जंग की शुरुआत से ही तुर्की यूक्रेन के साथ खड़ा है और उसे कई घातक हथियार भी भेज चुका है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऑनलाइन हथियार गैंग पर पुलिस ने कार्रवाई की। हरियाणा एसटीएफ ने ऑनलाइन हथियार बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और कुरुक्षेत्र से 3 आरोपियों को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। श्रीलंका ने दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश को 10 विकेट से हराकर यह सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। जवान जैवलिन मिसाइल लॉन्च करता नजर आया। उसने सबसे पहले दूर खड़े एक टैंक को अपने निशाने पर लिया और फिर उस पर मिसाइल दाग दी। जैसे ही जैवलिन मिसाइल हवा को चीरती हुई टैंक पर गिरी, उसमें एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें रूस के टैंक के चिथड़े उड़ते नजर आए और वो पूरी तरह तबाह हो गया। शरद पवार के मंदिर के बाहर से दर्शन मामले में एनसीपी ने सफाई दी है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के पुणे में मंदिर के बाहर से दर्शन मामले में सियासत तेज हो गई है। एमएनएस के हमले पर एनसीपी ने सफाई दी है कि पवार ने नॉनवेज खाया था, इसलिए वो मंदिर के अंदर नहीं गए। नवनीत राणा केस में संसद की प्रिविलेज कमेटी ने 15 जून को महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। मुंबई के सीपी और भाईखला जेल के एसपी को भी पेश होने का आदेश दिया गया है। कर्नाटक की मंगलुरु यूनिवर्सिटी ने हिजाब मामले में निर्देश जारी किया है। कुलपति ने कहा कि छात्राओं को क्लास में बिना हिजाब के ही आना होगा। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की धमकी के बाद पोलैंड ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आधुनिक और घातक हथियारों की खरीद तेज कर दी। पोलैंड ने अमेरिका से 500 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मंगाने की डील की, जो कि उसकी सेना की ताकत को और बढ़ाने के काम आएगा। M142 हाईमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के नाम से जाना जाने वाला अमेरिका का ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बेहद खतरनाक बताया जाता है, जिसे उसने 1990 के दशक में बनाया था। लेकिन इसकी मारक क्षमता और कहीं भी आसानी से तैनात करने की खूबी की वजह से इसे आज भी लड़ाई के लिए बेहद कारगर माना जाता है। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट कर यह बताया कि अमेरिका का M142 हाईमार्स उनके देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा, जो कि एक बार में 6 रॉकेट दाग सकता है। इसके साथ ही ये 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से ढेर कर सकता है। इसके साथ ही पोलैंड अमेरिका से पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी ले रहा है। एक दिन पहले ही वहां के रक्षा मंत्री ने बताया कि इस साल के अंत तक उनके देश को 6 पेट्रियट मिल जाएंगे। यानी यूक्रेन की मदद से चिढ़े रूस और रमजान कादिरोव की धमकी से निपटने के लिए पोलैंड खुद को और ताकतवर बनाने में जुटा है। तो ताजमहल की सुरक्षा का मॉक ड्रिल किया गया। जम्मू की अदालत ने महबूबा मुफ्ती की बहन को नोटिस जारी किया। जम्मू की टाडा कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बहन रुबिया सईद को समन्स भेजे और यासीन मलिक पर लगे रुबिया के अपहरण के आरोपों पर 15 जुलाई को बतौर गवाह पेश होने को कहा। दिल्ली की तिमारपुर पुलिस ने गाड़ियों में बैठे लोगों का ध्यान भटकाकर उनके पैसे चुराने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे, जहां वो चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। यूक्रेन ने एक दिन पहले अपने दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस की जबरदस्त गोलाबारी में करीब 10 लोगों की मौत होने का दावा किया, जिसके बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोप के देशों पर बुरी तरह भड़क गए और पश्चिमी देशों के बीच एकता न होने के लिए उन्हें आड़े हाथ लिया। ज़ेलेंस्की ने रूस के हमलों में दम तोड़ते यूक्रेन के लोगों के लिए यूरोपियन यूनियन के उन देशों को जिम्मेदार ठहराया जो रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने में रोड़ा अटका रहे हैं। Звідки взялося стільки могутності у тих, хто блокує 6-й пакет? यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले दिन से ही जंग को रोकने के लिए रूस पर दबाव डालने को जरूरी बता रहे हैं और रूस पर दबाव कड़े प्रतिबंध लगाकर ही डाला जा सकता है। लेकिन यूरोप के देश अब भी रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं, जो कि रूस की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। इसलिए ज़ेलेंस्की रूस के तेल और गैस के इंपोर्ट पर ही बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कुछ देश इसके खिलाफ हैं।
आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए आगरा में ताजमहल की सुरक्षा पर मॉक ड्रिल किया गया। पुलिस के साथ ही सीआईएसएफ ने भी इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। यूपी के बाराबंकी में एक मुस्लिम परिवार ने बड़ा आरोप लगाया। पीड़ित ने कहा कि बीजेपी को वोट देने की वजह से गांव में उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। यूपी के आगरा में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। शुक्रवार की रात लगी आग पर काबू पा लिया गया है। जंग के बीच दावा किया गया कि बाइडेन जेलेंस्की के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेलेंस्की ने अमेरिका से MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मांगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि MLRS ही यूक्रेन को बचा पाएगा। जेलेंस्की तो ये तक बोल रहे हैं कि MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम गेम चेंजर साबित हो सकता है। जेलेंस्की इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर उन्हें जल्द ताकतवर हथियार नहीं मिले तो डॉनबास उनके हाथ से निकल जाएगा। डॉनबास में पुतिन की तोपें आग उगल रही हैं। उनकी आर्मी वहां के लोगों पर कहर बरपा रही है। यही नहीं, दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिक वहां कमजोर पड़ने लगे हैं, जिसके बाद जेलेंस्की के पास दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा और उन्होंने बाइडेन से वो हथियार मांगे जो दुश्मन की सेना पर रॉकेट की बारिश कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका इस बारे में ना हाँ बोल रहा है और ना ही ना। और इसलिए खबर उड़ने लगी कि बाइडेन जेलेंस्की को होशियार नहीं, माफ कीजिएगा, हथियार नहीं देना चाहते, जबकि यूक्रेन बार बार ये बात दोहरा रहा है कि अगर उसे मदद नहीं मिली तो पुतिन सफल हो जाएंगे और डॉनबास पर रूस का कब्जा हो जाएगा। दावोस सम्मेलन के दौरान ही जेलेंस्की ने कहा था कि वो ये जंग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अब जेलेंस्की परेशान है। बाइडेन को डॉनबास की दुर्दशा दिखाने के लिए यूक्रेन ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें डॉनबास में लगातार हो रहे धमाके और बर्बादी का मंजर दिखा। इस वीडियो में साफ साफ नजर आया कि रूस ने वहां पूरी ताकत झोंक दी और एक साथ कई धमाके कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह ट्वीट करते हुए साफ साफ लिख दिया कि यूक्रेन पलटवार करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे नेटो से तुरंत मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम चाहिए, क्योंकि उसका कहना है कि रूस की सेना ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार डॉनबास की जंग में उतार दिए हैं, जिनसे निपटना यूक्रेन के सैनिकों के लिए मुश्किल हो रहा है। और इसी वजह से उसे M270 जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और M142 जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम चाहिए। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक तरह के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ही होते हैं, लेकिन उनमें पहिए लगे होते हैं और उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस तरह के हथियारों की सबसे खास बात यह होती है कि ये दुश्मन पर एक साथ कई रॉकेट दाग सकते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आसमान में एक साथ कई पटाखे फूट रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि उसके पास एक साथ रॉकेट दागने वाले हथियार पहले से हैं, लेकिन वो रूस में बनाए गए हैं। और जब भी उन हथियारों को मरम्मत की जरूरत पड़ती है, यूक्रेन को रूस की ओर देखना पड़ता है। लेकिन अगर अमेरिका ने उसकी मदद की और अपने यहां बने M270 और M142 दिए तो वो रूस को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा, क्योंकि अमेरिका में बने M270 में आधुनिक तकनीक के रॉकेट लोड होते हैं जो 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जबकि M142 जैसे हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम 186 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकते हैं। यही नहीं, दावा किया गया कि अमेरिका के पास ऐसा हथियार भी है जो 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकता है। माना जा रहा है कि अगर ये हथियार यूक्रेन को मिल गए तो वो रूस के अंदर घुसकर हमला कर सकता है और अमेरिका को इसी बात की टेंशन है। खबर है कि बाइडेन यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य पैकेज में इन रॉकेट सिस्टम को शामिल करेंगे, लेकिन यूक्रेन जिस तरह से रूस पर पलटवार करने के लिए उत्साहित है, वो अमेरिका को परेशान कर रहा है। और इसीलिए बाइडेन प्रशासन हिचक रहा है। उसे डर है कि जेलेंस्की की सेना इन रॉकेट का इस्तेमाल रूस की सीमा के अंदर हमला करने के लिए कर सकती है, जिसे रूस उकसावे की हरकत मानेगा और नेटो और पुतिन की सीधी जंग के हालात बन जाएंगे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस मुद्दे पर बाइडेन कई बार बैठक भी कर चुके हैं। Newsweek.com ने तो ये तक लिख दिया कि बाइडेन यूक्रेन को हथियार देने से बच रहे हैं। मतलब ये कि यूक्रेन को आखिर तक मदद का भरोसा देने वाला अमेरिका पलट सकता है।